लोग सोचते हैं ना कि मेरा 10 नंबर ही कम रह गया, 15 नंबर ही कम रह गया। तो उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या अगली बार आपको 15 नंबर स्कोर करना है कि 150 नंबर स्कोर करना है? Exactly. और हम कंपैरिजन अपने दुश्मनों से नहीं करते, दोस्तों से करते हैं। Exactly, right. कि कहीं ना कहीं ये कोई बोलता नहीं है, लेकिन आप अपने दोस्तों से ही कहीं ना कहीं मनी मन कम्पीट थोड़ा बहुत तो करते ही हो। सब अपनी किस्मत लेकर आए हैं और सबकी अपनी रेस है। अगर भगवान अगर एक व्यक्ति के साथ है तो वो बनेगा ही बनेगा। और अभी अगर आपका किस्मत, आपका टाइम नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, आप जितने हाथ पैर मारने मार लो, आप नहीं हो पाओगे। और सीए के अंदर आप जानते ही हो कि 5-6 साल तो कहीं नहीं जाते इन जनरल। अभी तो ऐसे लोग आ गए हैं जिन्होंने 21 साल में भी सीए बन जा रहे हैं, 19 साल में सीए बन जा रहे हैं, लेकिन हमारे टाइम पे हम लोग ये मान के चलते थे कि 5-6 साल तो लगेगा ही लगेगा। तो मैंने सोचा कि चलो इसको स्विच करके ना सीएस की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने पहले सीएस कंप्लीट किया। सीएस कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने सीएमए कंप्लीट किया। एंड देन जब मैं फाइनल में था तो मैंने सोचा कि चलो फिर से एक बार सीए को शुरू करते हैं। तो तब मैंने सीएमए के एंड होते होते यानी फाइनल में पहुंचते पहुंचते मैंने वापस सीए शुरू किया और सीए दिया, मैंने सीए इंटर दिया, फाइनल दिया। और इसी बीच में जब मुझे लगा कि यार बीकॉम हो गया, क्या करें, तो मैंने एलएलबी कर लिया। मैं सोचा कि यार एलएलबी के साथ और क्या करें, तो मैंने एमबीए कर लिया। तो बहुत दिमाग नहीं लगाया मैंने। 21 में मैं बना सीएस, 23 में मैं बना सीएमए और अभी 27 इसी साल 27 की एज में मैं सीए कंप्लीट किया। Thank you so much, sir, for doing this. Again, it is an absolute honor to record this with you. And जब हम लोग आपकी डिग्रीज के साथ जा रहे थे, जब इंस्टाग्राम प्रोफाइल मेरी टीम ने मेरे साथ शेयर की, सो आई वाज लाइक कि ये पहले क्यों नहीं हुआ ऐसी स्टोरीज आनी चाहिए। एंड जब हम लोग स्क्रॉल कर रहे थे इंस्टाग्राम, तो इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। ऐसा कभी होता नहीं है, जनरली काफ़ी रेयर है। और जैसे हम जैसे स्टूडेंट्स ना एक डिग्री कर रहे होते हैं, या फिर हम जैसे स्टूडेंट्स जब इंटरमीडिएट में 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो लग रहा होता है कि भाई ये हो जाए तो पूरी ही दुनिया मतलब अपनी हो गई। आपने एक साथ 3-4 डिग्रीज ली है। तो सबसे पहले तो ना आपके स्टूडेंट्स का भी ये क्वेश्चन था आपसे, और मेरा भी एज अ होस्ट मेरा काफ़ी मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि आपकी जर्नी क्या है? क्या लेवरेज मिला आपको? आपको आपने ये सारी डिग्रीज कैसे अचीव? पहली बात तो जैसे आपने बोला ना कि हमारे जैसे स्टूडेंट, तो मैं आप ही के जैसा स्टूडेंट हूँ पहली बात तो। अच्छा। क्योंकि मेरे भी अटेम्प्ट्स लगे हैं। मैं भी कंफ्यूज था कि मैं सीए करूँ, सीएस करूँ, सीएमए करूँ। तो एक एवरेज स्टूडेंट के जितने भी इश्यूज होते हैं ना, वो सारे इश्यूज मेरे साथ भी थे। नाइदर आई वाज गिफ्टेड और टैलेंटेड लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनका ऑल इंडिया रैंक आए, लेकिन मेरा कभी ऑल इंडिया रैंक नहीं आया। ऑल्दो सीएमए इंटर और फाइनल में मैं रैंक के काफी क्लोज था, 5 और 10 नंबर से मेरा रैंक रह गया। बट हाँ, ये जरूर है कि रैंक मुझे कभी नहीं आया। मल्टीपल डिग्रीज करने का जो ये सिलसिला है वो कैसे शुरू हुआ मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जैसे कि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनको गाइडेंस मिलती नहीं है, तो मैं भी उन्हीं में से था। मेरे को भी उतनी गाइडेंस कभी मिली नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आई स्टार्टेड विद चार्टर्ड अकाउंटेंसी। हमारे टाइम पे 2017 में सीपीटी हुआ करता था। हमारा लास्ट बैच था, फिर सीपीटी खत्म हो गया। तो सीपीटी दिया मैंने, क्योंकि सीपीटी देने का एक फायदा ये होता था कि आपको तीनों का फाउंडेशन उसमें एग्जाम्प्ट हो जाता था। लाइक सीए भी कर सकते हैं अब आप आगे, सीएस जी। भी और सीएमए भी। तो मैंने सोचा कि चलो यार ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते, पहले तो यार सीपीटी दे देते हैं। अब सीपीटी मेरा निकल गया। तो क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशंस ऐसी थी कि बहुत वेल टू डू फैमिली से तो हम नहीं थे। साथ ही साथ मुझे ये लगता था कि मैं बहुत जल्दी कुछ बन जाऊं। और सीए के अंदर आप जानते ही हो कि 5-6 साल तो कहीं नहीं जाते इन जनरल। अभी तो ऐसे लोग आ गए हैं जिन्होंने 21 साल में भी सीए बन जा रहे हैं, 19 साल में सीए बन जा रहे हैं, लेकिन हमारे टाइम पे हम लोग ये मान के चलते थे कि 5-6 साल तो लगेगा ही लगेगा। तो मैंने सोचा कि चलो इसको स्विच करके ना सीएस की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने पहले सीएस कंप्लीट किया। सीएस कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने सीएमए कंप्लीट किया। एंड देन जब मैं फाइनल में था तो मैंने सोचा कि चलो फिर से एक बार सीए को शुरू करते हैं। तो तब मैंने सीएमए के एंड होते होते यानी फाइनल में पहुंचते पहुंचते मैंने वापस सीए शुरू किया और सीए दिया, मैंने सीए इंटर दिया, फाइनल दिया। और इसी बीच में जब मुझे लगा कि यार बीकॉम हो गया, अब क्या करें, तो मैंने एलएलबी कर लिया। मैं सोचा कि यार एलएलबी के साथ और क्या करें, तो मैंने एमबीए कर लिया। तो बहुत दिमाग नहीं लगाया मैंने। आई थिंक जब भी मैंने कोई किसी डिसीजन में मैंने बहुत दिमाग लगा के किया है ना, वो डिसीजन बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो मैं बस कर देता हूँ, करने के बाद सोचता हूँ कि अब क्या क्या अच्छा हो सकता है। राइट। मतलब वो एक लाइन थी ना कि मोर एनालिसिस विल लीड टू पैरालिसिस, तो आप उस पे नहीं जाते। बस हाँ, कि करेक्ट ज्यादा करेक्ट। एनालाइज नहीं करना है। तो सर, मोटिवेशन क्या था? जैसे आपने बोला कि आपको अटेम्प्ट्स भी लगे हैं, तो अटेम्प्ट्स कौन कौन से स्टेज में लगे, अगर आप थोड़ा बताना चाहें इसके बारे में। मुझे फाउंडेशन लेवल पे तो कभी नहीं लगा। अच्छा। इंटर लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो सीएस एग्जीक्यूटिव मेरा जून में पास हुआ था मैं। और फिर Right. दूसरा वाला ग्रुप में दिसंबर में पास हुआ था। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 2018 के आसपास, हाँ, अच्छा। 18 की। जी। तो कई लोग उसको एक अटेम्प्ट मानते हैं कि आप एक बार में एक ग्रुप पास कर रहे हो, तो बट देखा जाए तो ये 2 अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार जून दिया और एक बार दिसंबर दिया। तो इस तरीके से 2 अटेम्प्ट हो गए। सीए की अगर मैं बात करूँ तो मेरे कुल मिला के इंटर में 3 अटेम्प्ट लगे थे और फाइनल में 4 अटेम्प्ट लगे थे। अच्छा। सीएमए मेरा एक एक बार में हो गया, यानी मैं सीएमए इंटर बैठा तो मेरा इंटर भी पहली बार में हो गया और फाइनल भी हो गया। तो उसमें अटेम्प्ट नहीं लगे। राइट। सर, तो ये सी एस सी एम ए कौन सी एज पे आपने कंप्लीट किया था?
कौन तो जब आपने सीएस मैंने कंप्लीट किया अराउंड 2021 की एज में, अच्छा, क्योंकि मेरा बर्थडे नवंबर में आता है, एग्जाम दिसंबर में था और रिजल्ट आया था फरवरी में, 25 फरवरी को। अच्छा, तो तब तक मैं क्रॉस कर चुका था, 20 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे। तो 21 में मैं बना सीएस, 23 में मैं बना सीएमए, और हुँ, अभी 27 इसी साल 27 की एज में मैं सीए कंप्लीट किया। अच्छा। तो सर जब इतनी सारी डिग्रीज़ होती है ना, तो सबसे पहले जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो उनको लगता है कि अच्छा पैकेज मिल जाएगा तो हम लोग फॉरेन में अगर हम्म। जॉब लग गई या फिर अच्छा पैकेज मिल गया तो इंडिया में काम कर लेंगे। आपने करेक्ट। इतनी सारी डिग्रीज़ के बाद ना टीचिंग का फील्ड चूज़ किया, तो ये कैसे हुआ सर? ये कोई मतलब बचपन से इंस्पिरेशन थे आपके कोई, जिसकी वजह से आपने चूज़ किया, फिर आपने पहले सोच रखा था कि नहीं टीचिंग ही करना है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग ने मुझे चूज किया है, मैंने नहीं चूज किया। रीज़न है कि जब मैं 11th में पढ़ रहा था, तो 11th-12th में ना हमारे साथ ऐसा होता था कि एक बार टीचर जब अकाउंट्स का क्वेश्चन करके चले जाती थी या होमवर्क देके चले जाती थी, और हुँ, बच्चों से नहीं बनता था तो वो आके मुझसे पूछते थे। अच्छा, तो मैं उनकी हेल्प करता था। तो हुँ, ऐसा हुआ कि मेरा सेक्शन ए था, तो मैं पहले सेक्शन ए वाले बच्चों की हेल्प करता था। फिर हुँ, कई बार ये पता चलता था कि यार ये तो अच्छा समझा देता है, टीचर से अच्छा समझा देता है। तो फिर बी, सी, डी 4 सेक्शन थे हमारे, तो चारों के कुछ ना कुछ बच्चे आ जाते थे कि ये बता दे भाई, वो बता दे भाई। तो मेरा 11th-12th में ना बहुत सारे लोगों को मैंने इसी तरीके से अपने मतलब जो मेरे साथ पढ़ने वाले थे मेरे साथ, उनको हुँ, मैंने पढ़ाया, 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 और उसकी वजह से ना वो स्किल्स डेवलप हो गए। तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन टीचिंग की तरफ बन गया। फिर मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था, हुँ, मैंने जहाँ से फाउंडेशन पढ़ा, मैंने जहाँ से एग्जीक्यूटिव पढ़ा, उन्होंने ही मुझे ऑफर कर दिया कि भाई तुम आके पढ़ाना शुरू कर दो। तो अच्छा, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही मेरा सीएस कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होते-होते ही मैंने उस कोचिंग को फिर जॉइन किया। हाँ, अब वो उस समय तक आर्टिकलशिप मेरी हो चुकी थी, तो मैं फिर आराम से उसको जॉइन किया, तो उसको वहाँ से फिर मैं पढ़ाते गया, पढ़ाते गया। तो मैंने कभी ये बहुत ज़्यादा पैकेज के बारे में ना सोचा, ना मेरे घर वालों ने मुझे बोला, तो वो कभी माइंड में नहीं आया कि हम बाहर जाएँ या इतना पैकेज करें। मुझे लगता है कि एक एक समय था जब मैं 20,000 अर्न कर रहा था, बहुत स्टार्टिंग के समय पे, हुँ, और उस समय मुझे ऑफर आया था एक कंपनी का 50,000 का। अच्छा, तो उस समय मेरे लिए बड़ी बात थी, क्योंकि मैं 20 ही अर्न कर रहा था और 50 का ऑफर था एकदम स्टार्टिंग में। बट फिर मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, वो जो जगह है वो थोड़ा दूर है, तो तू मत जा। और मेरा ऐसा है कि मम्मी ने जो कह दिया सो कह दिया, फिर वो पत्थर की लकीर है। तो मैंने इसलिए फैमिली के साथ रहूँ, मम्मी के साथ रहूँ, और मतलब इस पैशन जो मेरा टीचिंग मेरा धीरे-धीरे इंटरेस्ट बन गया, पैशन बन गया। मेरे को ये था कि मैं एन्जॉय करूँ लाइफ को ज़्यादा, पैशनेट रहूँ जिस चीज़ के लिए उसके बीच में रहूँ, और हुँ। ज़्यादा पैसों के बारे में ना सोचूँ। तो सर अभी जैसे लोग सीए कर रहे होते हैं ना, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होते हैं, तो एक दिमाग में थिंकिंग जैसे अभी जो आपके जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, काफ़ी सारे जो जनता है हमारी वो 11th-12th की भी है। तो उनका जो एक मोटिवेशन होता है ना कॉमर्स लेने का कि मेरे पास मर्सिडीज़ होगी, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा। लोग कमेंट ही करते हैं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछो गेस्ट से कि मेरे को एक रोड मैप मिल जाए इसको लिख करके। आपने बोला कि अपने पैसों के ऊपर फोकस नहीं किया। हाँ, तो हाँ। ये कैसे दिमाग में आया सर कि नहीं मेरे को बस करियर के ऊपर, क्योंकि इतनी सारी डिग्रीज़ है बट आप काफ़ी चिल लग रहे हो मेरे को कि नहीं ये तो हो गया। ये कैसे हुआ सर? नहीं, आई थिंक द रीज़न इज़ कि मनी माइंडेड मेरे पेरेंट्स भी नहीं है। अच्छा, मेरे एनवायरनमेंट में कोई भी मनी माइंडेड है नहीं, तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे घर वालों का ये था कि आप अच्छे से पढ़ो, कभी किसी को हर्ट मत करो, जितना हो सके उतना सर्व करो कम्युनिटी को। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग एक ऐसी चीज़ है ना, जहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखता है कि आप हेल्प कर रहे हो। राइट सर। अभी मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अभी एक बच्चे थे जिनका थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन खराब था। तो हुँ, हमने बोला कि चलो आप टेंशन मत लो, आपको सपोर्ट जितना हम कर पाएँगे पूरा करेंगे। जो भी पढ़ाने का रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन का रहेगा, वो सब हम करेंगे। तो अगर मैं बहुत मनी माइंडेड रहता ना, तो वो नहीं कर पाता। राइट, तो मुझे लगता है कि आप सोशल इम्पैक्ट अगर करना चाहोगे, तो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड रह के आप नहीं कर पाओगे। तो इट इज़ बेटर कि आप एक पर्सनैलिटी में रहो, वो डुअल पर्सनैलिटी सूट नहीं करती। और आई थिंक मैं मर्सिडीज़ वगैरह भी ना बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि अम, मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि यार अगर मेरे को थोड़ा अच्छा खाना मिल जाए, डोसा मिल जाए, रात को सोने अच्छा मिल जाए, हुँ, 2-3 दोस्तों से अच्छे से बात हो जाए, तो दैट मेक्स मी हैप्पी। एकदम महँगी गाड़ी हो, बहुत महँगा घर हो, वो उतना खुशी शायद मुझे नहीं देगा। राइट। सर जब आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपने जैसा बताया कि आपको काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स भी लगे। तो जैसे ना मैं हमेशा अभी इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में ना 2-3 गेस्ट से मैंने ये क्वेश्चन बार-बार पूछा है। आईआईटी जेईई और नीट के एग्ज़ामिनेशन को ना ग्लोरीफाई किया जाता है और वो डिज़र्व भी करते हैं क्योंकि उनके पास प्रेशर काफ़ी होता है। बट सर हमारी बात नहीं होती उतनी, क्योंकि 3 अटेम्प्ट्स होते हैं तो लोगों को लगता है अगर फेल हो गया तो ठीक है ना, ऑप्शन है। आप सितंबर में दे सकते हो, आप जैन में दे सकते हो, आप मई में दे सकते हो। बट सर एक ही चीज़ को ना रिपीटेडली बार-बार पढ़ना, आप खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हो कि एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ना वो ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर बिल्ड करता है। तो जब स्टक हो जाते हैं, जब आदमी फेल हो जाता है, जब आप ये पॉडकास्ट आ रहा होगा तो रिजल्ट भी आ चुका होगा, 1 महीना बीत चुका होगा, लोगों को लग रहा है कि अब क्या अब आगे का क्या रोड मैप होना चाहिए? क्या मैं इसको छोड़ दूँ? और लोग जब बोलते हैं ना कि रीस्टार्ट, जैसे टीचर्स बोलते हैं,
उनके लिए कि आप रीस्टार्ट करो, आप कर लोगे। तो मोटिवेशन नहीं आता सर अंदर से कि फिर वही करना है। तो आपने अपने आप को कैसे पुश किया था? वो कुछ क्या क्या आपने हैक्स लिए थे जिसकी वजह से आप कंप्लीट कर पाए इस कोर्स को? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एक ही बुक से बार बार पढ़ोगे ना, तो हम्म। वो बहुत बोरियत होता है। और कई बार ऐसा लगता है किसी पैराग्राफ को आपने देखा है जिसमें आपने मार्किंग की हुई है, कुछ लिखा हुआ है, निमोनिक्स बनाया है, और फिर आप देखते हो कि यार मैंने इसमें इतनी मेहनत की थी और फिर भी मैं फेल हो गया। तो वो एग्जैक्टली। डिमोटिवेशन लेकर आता है। तो हम्म। मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ कि यार देखो, एक आध अटेम्प्ट तो आप सेम मटेरियल से, सेम कोचिंग से पढ़ लो, लेकिन हम्म। अगर वो वर्क नहीं कर रहा है ना, तो ट्राई टू ब्रिंग न्यू मटेरियल्स, क्योंकि एक तो अमेंडमेंट भी आ जाता है, टैक्स हम्म। हो गया, लॉ हो गया, सभी में अमेंडमेंट आते हैं। तो एक हम्म। तो आप नया मटेरियल उसी टीचर का ले लो भले। जैसे हम्म। मैंने जिन टीचर को पकड़ा हुआ था ऑडिट में, अकाउंट्स में, उन्हीं टीचर को मैंने कंटिन्यू किया, लेकिन बुक्स नहीं मंगाई। तो भले वो 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, लेकिन मेरे को पता है कि एक अटेम्प्ट पहले अगर मैं बन गया, अगर मेरा हम्म। एक अटेम्प्ट भी बच गया, तो 50-60 हजार का एक अटेम्प्ट है, मिनिमम टू मिनिमम। एक राइट। महीने की कमाई है उतनी एक्स्ट्रा। तो मेरे को पता है कि मैं 500 रुपये अगर बुक पे एक्स्ट्रा खर्चा करता हूँ, अगर कोई नया रिवीजन वीडियो आ रहा है, तो आप वो पुराने रिवीजन वीडियो को मत देखिए। कुछ टीचर नया लेकर आता है हर बार। टीचर्स भी सीख रहे हैं, क्योंकि हर अटेम्प्ट के साथ टीचर सीख रहे हैं। तो वो भी ना आपको कुछ नया बताएगा। थोड़े लंबे हो जाते हैं मैराथन सब देखेंगे तो हम्म। आप हमेशा नए मैराथन देखिए, नई चीजें करिए, तो आपको ना वो जो बोरिंग वाली चीज है, स्टक वाली चीज है, वो फील नहीं होगा। हम्म। और दूसरा जो आपने बोला ना कि आईआईटी और नीट को जो ग्लोरीफाई किया जाता है, हमारी चीजों को नहीं किया जाता, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है नंबर्स। आईआईटी देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, राइट। नीट देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। प्लस हम्म। ये होता है कि इनकी जो एज होती है वो बहुत वल्नरेबल एज में देते हैं। 18 साल 17 साल का बच्चा दे रहा है, वो मेंटली उतना वो नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है, हम्म। जिसके वजह से अगर वो एक टफ एग्जाम देता है ना, हम्म। तो अगर वो फेल हो जाता है तो कई बार उसको झेल नहीं पाता। इसलिए आप बहुत सुसाइड्स के बारे में सुनते हैं, राइट। क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल, बहुत ही सॉफ्ट वाली एज है, जहाँ पे बच्चे के मन में बहुत कुछ आता है। इनसिक्योरिटी हाइट पे होती है, कंपैरिजन करते हैं पेरेंट्स। लेकिन जब तक बच्चा सीए सीएमए या सीएस के फाइनल तक पहुंचता है, हम्म। इन जनरल वो 21-22 साल का हो जाता है, थोड़ा मैच्योर हो जाता है, वो अपने आप को संभाल लेता है फेलियर से। इसलिए राइट। आप देखना, सुसाइड्स हम बहुत कम सुनते हैं राइट। कि सीएमए का कोई बच्चा है जो सुसाइड कर लिया, सीए का कोई बच्चा है जो सुसाइड कर लिया। उसका रीजन हम थोड़े मेंटली मैच्योर हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोर्स है ना, ये मैराथन है। आईआईटी जेई और नीट जो है ना, वो 100 मीटर का रेस है। आपको तेज भागना है, आपका आईक्यू बहुत तेज होना चाहिए, आप पास हो जाओगे। लेकिन सीए सीएमए मैराथन है। आपके अंदर वो स्टेमिना होना चाहिए कि आप हार गए, गिर गए, फिर उठो फिर दौड़ो, फिर उठो फिर दौड़ो, और आपको 5 साल दौड़ना है, 4 साल दौड़ना है। तो ये बच्चा सोच के जाए कि मैं 100 मीटर का रेस नहीं दौड़ रहा हूँ, मैं मैराथन दौड़ रहा हूँ। और गिरूंगा भी और हम्म। उठूंगा भी, फिर दौड़ना है, गिरना है, उठना है, फिर दौड़ना है। क्योंकि आई थिंक यही लाइफ है। तो सर आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हो, आपको क्या लगता है कि जो फेल होते हैं बच्चे, जो सपोज जैसे अभी 15% रिजल्ट आता है फाउंडेशन की, अगर मैं बात करूँ, इंटरमीडिएट का भी बहुत ग्रुप का भी 8% के आसपास आया है, 8 पॉइंट समथिंग हम्म। आया है, फर्स्ट ग्रुप वन का 12% और ग्रुप टू का 14-15 के आसपास आया है। तो आपको क्या लगता है कि 85% बच्चे जो फेल हो रहे हैं, 90% बच्चे जो फेल हो रहे हैं, उनमें क्या ऐसी चीज़ कॉमन है जो वो गलत कर रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए लोगों को, और वो कॉमन है, हर बार करते हैं, वो उनको पता है फिर भी वो कर रहा करेक्ट करेक्ट। गलतियां ना, बच्चे यूनिक यूनिक गलतियां नहीं करते, है? बच्चे वही 3-4 गलती ही करते हैं। सबसे ज्यादा जो मैं बच्चों को देखता हूँ, वो ये देखता हूँ कि मल्टीपल टीचर्स को देखते हैं। राइट। आप कभी भी मल्टीपल टीचर्स के पीछे मत जाइए। मैंने जितने भी ऑल इंडिया रैंकर से बात की है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऑल इंडिया रैंकर्स भी प्रोड्यूस किए हैं, मैंने बहुत क्लोजली काम किया है बच्चों के साथ। तो मैंने ये देखा है कि वो बच्चे ना डेडिकेटेडली एक ही टीचर को फॉलो करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 1, डोंट गो फॉर मल्टीपल टीचर्स। कभी कभी ठीक है कि कोई चैप्टर है आपको नहीं समझ में आया, किसी और का देख लिया, बट अगर आप एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो उनकी स्ट्रेटेजी, उनका नोट्स, उनका बुक्स, मल्टीपल रिसोर्सेज बहुत गलत चीज है, मल्टीपल काम मत करिए। दूसरा चीज, यहाँ पे हम लोग ना रिवीजन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम लोग पढ़ ही रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन लोग ना एक हफ्ते बाद एग्जाम में फिर भी नया कंसेप्ट देख रहे हैं। ये गलती मैंने भी की थी वैसे अपने टाइम पे, पर ये मत करिए। कोशिश करिए कि आप 1 महीना 2 महीना पहले आप कंप्लीट कर ले। कंप्लीट करने के बाद आप 1-2 महीना सिर्फ वही पढ़ें जो आपने अभी तक पढ़ा है, यानी कि कुछ भी नया ना देखना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए जो बहुत वर्क किया, वो है एबीसी एनालिसिस। मेरे को पता है कि मेरे को कहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे कम ध्यान देना है, कहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर करके छोड़ के भी चलूंगा तो चलेगा। बिकॉज अब हर चीज पे आप फोकस नहीं कर सकते। हाँ, 5 में से कोई एक अटेम्प्ट आएगा जहाँ पे सी कैटेगरी भी बहुत पूछेगा, बट लेट्स फेस इट कि मतलब बाकी 4 अटेम्प्ट में तो एबीसी एनालिसिस चल जाएगा ना आपका। तो थोड़ा अगर आप प्रिपरेशन एटलीस्ट उसके हिसाब से करें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सी कैटेगरी छोड़ दो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ए कैटेगरी को 3 बार रिवाइज कर लो, बी कैटेगरी को 1 बार या 2 बार रिवाइज कर लो, सी कैटेगरी को एटलीस्ट बस पढ़ लो। तो फिर मुझे लगता है कि आपके रिजल्ट्स में बहुत इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस। हम पढ़ाई पे बहुत फोकस करते हैं, पर हम आंसर लिख लिख के नहीं देखते।
हम ऊपर-ऊपर से देख लेते हैं, अच्छा हाँ, ये प्लस हुआ था, ये माइनस हुआ था, हो गया। राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 4 क्वेश्चन है बुक में तो चारों को बनाओ। मैं कहता हूँ हमेशा कि 40 क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं है। 4 क्वेश्चन को 10-10 बार करो, तो वो 40 हो गया। वो राइट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीए में भी मैंने देखा है, सीए में और सीएस में तो होता ही है। सीए कभी-कभी आउट ऑफ द बुक भी जाता है, बट हाँ, 50 टू 70% जो है वो स्टडी मटेरियल से पूछता है। तो अगर आप स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फेलियर्स आएँगे फिर। राइट। तो सर टेस्ट का भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट आता है। लोग बोलते हैं कि मैंने ना टेस्ट सीरीज़ 15 डेज़ पहले ली थी और मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया और मैं फेल हो गया। तो टेस्ट सीरीज़ को अपने प्रिपरेशन में लाने का सही टाइम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? टेस्ट सीरीज़ ना मेरे साथ है कि मैंने एक चीज़ की जो ऑब्ज़र्व किया कि मार्केट में बहुत अच्छे टेस्ट सीरीज़ नहीं है। अच्छा। पहली बात तो हुँ, जो टेस्ट सीरीज़ है वो क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कोई दे दिया। कई बार वो ये भी नहीं चेक करते हैं कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन एट प्रेज़ेंट अभी वाले मतलब सिलेबस में है भी या नहीं। उन्होंने पुराने किसी सिलेबस का दे दिया, किसी स्कैनर का उठा के क्वेश्चन डाल दिया। तो हुँ, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ हैं जो लिटरली सिर्फ़ मतलब मनी मेकिंग मशीन है अपने लिए। अपना तो वो भला कर रहे हैं, पर बच्चों का वो काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। प्लस इवैल्यूएशन भी कई बार ना वो बड़ा क्वेश्चनेबल होता है। राइट सर। कि मैंने देखा है कि कुछ बच्चे हैं जिन लोगों के मॉक टेस्ट में उन्होंने दिए हैं 30 नंबर, 40 नंबर, और उस बच्चे का एग्ज़ाम में आया है 60-70 नंबर। तो इवैल्यूएशन में इतना डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए था। राइट। अगर उनका 40 आ रहा है तो एग्ज़ाम में 50 आए या एग्ज़ाम में हुँ, 30 आए, 10-10 हुँ, ऊपर-नीचे चलता है। 10-12 का लेकिन डिफरेंस। इतना डिफरेंस आ रहा है तो फिर मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ से ज़्यादा बेटर है कि आप जो आईसीआई का मॉक टेस्ट आता है, हुँ, आईसीआई का जो आरटीपी आता है, आप कोशिश करो बिना आंसर को देखे सॉल्व करने की, और हुँ, फिर उनके आंसर से जितना हो सके मैच करने की। अब हुँ, जो ऑडिट और लॉ जैसा सब्जेक्ट है जहाँ पे थोड़ा इवैल्यूएशन खतरा खराब ही होता है, थोड़ा मतलब क्या बोलना चाहिए, रूथलेस चेकिंग होती है। हुँ, वहाँ पे तो आप समझ के चलो कि अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं, तो आप हुँ। वहाँ पे 10 या 15 नंबर माइनस कर दो। फिर वो आपके नंबर आएँगे जो आईसीआई आपको देगा। बाकी में तो ठीक है, आप इवैल्यूएशन खुद का कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने आंसर राइटिंग को लेके बताया और अभी आपने लॉ और ऑडिट का भी बोला, तो हुँ, जैसे अभी मैं मेरे अटेम्प्ट की बात करूँ तो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स का एक कंसर्न था कि लॉ का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था। स्टार्टिंग में पूरा पैसेज उन्होंने दे दिया था तो मैं फ्रेम नहीं कर हुँ, पाया। तो हुँ। उसको अटेम्प्ट करने का और पेपर टाइमली कंप्लीट करने का क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? हाँ, वही मैं कह रहा था ना, राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पढ़ रहे हैं कोई, जैसे आपने ये मैंने आंसर भी नहीं किया था कि टेस्ट सीरीज़ कब लें, तो मेरे को हुँ, ऐसा लगता है कि जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है ना, आप उस हुँ, चैप्टर का टेस्ट दे दो। अच्छा। वैसे ही जैसे कि हमारा आईसीआई क्वेश्चंस पूछता है ना, हुँ, ट्राई करना पड़ेगा हम लोग को कि उसी के जैसा हम क्वेश्चन, आजकल तो एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है। अगर हम बोल देंगे उसको कि भैया इस टाइप का एक क्वेश्चन बना दे, तो बना भी देता है। हुँ, और कई बार आपके जो टीचर्स होते हैं, जैसे मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको तो मैं खुद ही टेस्ट लेते रहता हूँ। हुँ, तो अगर आप अपने टीचर को ये कह सकते हैं कि सर आप इस टाइप का क्वेश्चन हमको फ्रेम करके दें, हमारा टेस्ट आप ले लें, तो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि एग्ज़ाम में आप सीधा जाके अगर कुछ करोगे, तो हुँ, वहाँ गड़बड़ी होगा। वो एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो राइट, प्रैक्टिस आपको घर से करके जाना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस आप करके जाओगे, उतना एग्ज़ाम में गलती कम होगा। राइट। सर सेलेक्टिव स्टडीज़ क्या अच्छा रोल प्ले करती है लास्ट के मोमेंट में? जैसे 15-20 डेज़ पहले कोई वन शॉट देख हुँ। के जा रहा है और वो टीचर उनको बोल रहा है कि आप ये कर लो पूरा हो जाएगा और शायद उसने पहले कभी पढ़ा नहीं है। तो क्या ये रोल प्ले कर सकता है, उसको पास करा सकता है आज के सिलेबस के अनुसार सीए फाउंडेशन के लिए? देखो, इसमें ना 2 बातें हैं। एक तो वो हुँ, डिप्लोमेटिक वाली बातें हैं कि नहीं पूरा हुँ, पढ़ो, ये पढ़ो। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और 15 दिन बचे हुए हैं, तो वन शॉट के अलावा आप करोगे क्या? वो तो बात देयर सही इज़ है, बिल्कुल। नो अदर अल्टरनेटिव। मतलब राइट, एक तो वो डिप्लोमेटिक वाली बात है एज़ अ टीचर कि मैं बोलूँ कि नहीं आपको पूरा पढ़ना चाहिए, ये वो। ठीक है, वो बात ठीक है। लेकिन जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा, अब हुँ, नहीं पढ़ा तो भैया वो कैसे जाए टाइम ट्रैवल करके पीछे? तो वन शॉट ही देखना पड़ेगा, थोड़ा लक पे भरोसा रखना पड़ेगा। वो कुछ और अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि आप अटेम्प्ट स्किप करोगे तो उससे तो बेटर है कि जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़ के आप एग्ज़ाम दे दो। अगर क्या पता लक आपके फ़ेवर में रहे और आपका निकल जाए, वही चीज़ें आ जाएँ जो टीचर ने बोला है। और टीचर अगर बोलते हैं ना, हुँ, कोई भी टीचर हो, अगर वो नेशनल लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो उनका खुद का कुछ विज़डम तो है ही। और मैंने देखा भी है, बहुत सारे टीचर्स जिनको मैं फ़ॉलो करता हूँ, उन्होंने जो बोला है, 80-90% टाइम वो वर्क किया भी है। तो थोड़ा-सा फ़ेथ आप टीचर्स पे रख के वन शॉट को करके जा सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, इफ यू हैव इनफ टाइम, देन गो फॉर फुल सिलेबस, डू एवरीथिंग जो मतलब प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। राइट। सर लास्ट के मोमेंट्स में ना ऐसा भी देखा जाता है कि अटेम्प्ट स्किप करने का लोग सोचते हैं और मेरा इससे रिलेटेड सवाल है, आईसीएआई 3 अटेम्प्ट इंट्रोड्यूस कर चुकी है सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लेवल पे। तो मैंने जब बहुत सारे पॉडकास्ट और भी किया ना, तो बहुत डिफरेंट मिक्स ओपिनियंस है हमारे गेस्ट के भी और स्टूडेंट्स के भी। जैसे एक एक ओपिनियन ये है कि 3 अटेम्प्ट अच्छा है क्योंकि अगर कोई 10-20 नंबर से फेल कर रहा है तो उसके लिए चांस है 3 महीने बाद या ढाई महीने बाद। बट एक इंसान जो उसके दोस्त का 20 नंबर से छूटा है और उसका खुद का 80 नंबर से छूटा है।
अगर मैं फाउंडेशन और इंटर की बात करूँ, तो वो उसको देख करके जाता है अटेम्प्ट को चेज़ करने के लिए। हम्म तो व्हाट डू यू थिंक ये 3 अटेम्प्ट सही है कि नहीं है, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लेवल? देखिए सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये जो लोग सोचते हैं ना कि मेरा 10 नंबर ही कम रह गया, 15 नंबर ही कम रह गया, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या अगली बार आपको 15 नंबर स्कोर करना है कि 150 नंबर स्कोर करना है? राइट। आपको 15 हाँ, नंबर स्कोर नहीं करना है, 250 आपको वापस 150 150 करना। नंबर ही स्कोर करना है। यू आर बैक टू जीरो। राइट सर। ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं 135 पे पहुंच गया हूं तो अब मेरे को सिर्फ 15 नंबर और लाना है, नहीं लाना है। आपको वापस से उतना ही स्कोर वापस करना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर लेट से अगर आपकी किसी प्रिपरेशन में अगर 6 महीने लगते हैं तो आपको 6 महीना लेना पड़ेगा। हुँ, आप उस ना प्रेशर में आइए, ना आप इनसिक्योरिटी में आइए कि मेरा दोस्त पहले बन गया। हुँ, आप जब फेल होंगे तो ज्यादा बुरा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप 2-3 महीने और ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपकी प्रिपरेशन हो गई है तो फिर आप एग्जाम दीजिए, पर अगर आपको लग रहा है प्रिपरेशन नहीं हुई है जी, तो फिर आप एक गैप लीजिए, आराम से दीजिए। जनवरी के बाद मई देने की जरूरत नहीं है। जनवरी के बाद आप सितंबर दीजिए। हुँ, कभी कभी क्या होता है, हम इतना अटेम्प्ट दे चुके होते हैं ना कि हम पक जाते हैं। फेलियर राइट, देख देख के हम ऊब जाते हैं, हमारा पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। वो लेवल पर आप मत आइए। जनवरी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, सितंबर दीजिए। सितंबर में फेल हो गए, अगर आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन हो जाएगी तो जनवरी दीजिए, वरना मई दीजिए। हुँ, उसको इतना बर्डन मत लीजिए। 6 महीने का गैप एक आइडियल गैप होता है। आप उस गैप को कम करेंगे तो प्रॉब्लम आप ही के साथ होगा, आपकी बॉडी कोप अप नहीं कर पाएगी, आपका ब्रेन कोप अप नहीं कर पाएगा। तो इट इज बेटर टू ऑलवेज टेक हेल्दी टाइम। ये 3 अटेम्प्ट किसको फायदा करेगा? जो बहुत ही एक्सेप्शनल बच्चा है। जो एक्सेप्शनल बच्चा है जिसको लगता है कि मैं यार 6 महीने मेरे को नहीं चाहिए, मेरा 3 महीने में कोर्स हो जाएगा, भाई उनके लिए है ये। अगर मेरे जैसे एवरेज बच्चा है, या मेजोरिटी बच्चे जो होते हैं वो देखिए आप एवरेज ही हैं, है ना? हुँ, तो एवरेज बच्चे को 6 महीना लगेगा ही लगेगा। अब वो क्या दूसरे को देख रहा है कि मेरा अटेम्प्ट तो सितंबर में दूंगा, वो मई में पास हो जाएगा। हुँ, उसके फोमो के चक्कर में वो अब मई में भी देगा, मई में फेल होगा। तो जब वो फेल होगा तो प्रॉब्लम क्या है कि मई का रिजल्ट कब आने वाला है? जून जुलाई में। जुलाई में आना अभी है। तो वैसे अभी आ गया है वैसे इंटर का। हुँ, तो अगर 1.5 महीना आपका रिजल्ट के लिए आप रुके रहे तो वो 1.5 महीना भी बिगड़ा। हुँ, फिर आप सितंबर में देंगे तो फिर से टाइम कम है। एक हुँ, विशियस साइकिल क्रिएट हो गया। एग्ज़ैक्टली, तो इट इज बेटर टेक अ गैप। मतलब जैसे शेर भी अपने शिकार को करने के लिए पहले थोड़ा सा पीछे हटता है ना, तो कोई राइट, बुराई नहीं है, पीछे हटिए, फिर ठीक से शिकार करिए। राइट। सर जब डिस्कशन होती है ना इसके ऊपर, तो अलग-अलग हाँ। ओपिनियंस आते हैं। तो मैंने इस कई बार लोगों से, अपने कलीग से बात भी की है, अपने फ्रेंड से बात भी की है इसको लेकर के, कि अगर आपको हम्म। पता है कि आप फेल होने वाले हो, फिर क्यों जा रहे हो? हम्म। तो एक बहुत बेसिक और बहुत सिली पॉइंट आता है कि कंपैरिज़न का, कि यार मेरी फैमिली कंपेयर कंपेयर करेगी, मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ उससे क्योंकि उसका पहले हो गया, तो मैं इसलिए बाद में हम्म। बनूँगा। तो सर कंपैरिज़न का एक पॉइंट आप कैसे अपने स्टूडेंट्स को इससे डील करने के लिए सिखाते हो? कैसे इससे बचें? कंपैरिजन के लिए ना, मतलब देखिए बात ऐसी है कि कंपैरिजन आपकी फैमिली वाले ना भी करें तो आप खुद भी कर लेते हो। एग्ज़ैक्टली सर, और हम कंपैरिजन अपने दुश्मनों से नहीं करते, दोस्तों से करते हैं। एग्ज़ैक्टली राइट कि सर। कहीं ना कहीं ये कोई बोलता नहीं है, लेकिन आप हुँ, अपने दोस्तों से ही कहीं ना कहीं मन ही मन compete थोड़ा बहुत तो करते ही हो। हुँ, और कई बार हम ये अपने मन में बना लेते हैं कि ये हमसे बेटर है, ये हमसे बुरा है। हमसे हुँ, बेटर वाला पास हो जाए तो एक बार चल भी जाएगा, लेकिन हमसे बुरा वाला भी पास हो जाए और हम फेल हो जाएं, तो मुझे लगता है कि फिर हम अपने आप को बहुत क्वेश्चन करने लगते हैं। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स अंडरस्टैंड दैट सब अपनी किस्मत लेकर आए हैं हुँ, और सबकी अपनी रेस है। अगर भगवान अगर एक व्यक्ति के साथ है तो वो बनेगा ही बनेगा। और अभी अगर आपका किस्मत, आपका टाइम नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आप जितने हाथ पैर मारने मार लो, हुँ, आप नहीं हो पाओगे किसी ना किसी रीजन से। मेरे साथ भी एक अटेम्प्ट ऐसा था जहां पे मुझे ऐसा लगा कि मैं पक्का पास होऊंगा ही होऊंगा। मतलब हुँ, मेरे सारे पेपर ग्रुप टू के इतने अच्छे गए थे कि मुझे लग रहा था कि भगवान मेरे साथ है, कि मैं जो पढ़ के गया हूँ वही एग्जाम में आया है। और मैंने लिखा भी इस तरीके से है कि एकदम मैच कर रहा है। हुँ, जब मैंने रिजल्ट देखा तो सारे के सारे सब्जेक्ट में 40 की लाइन में थे, एग्रीगेट नहीं बना। तो मैं पहले एक दिन तो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हुआ, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि जब तक मेरा टाइम नहीं आएगा और जब तक मेरी किस्मत में नहीं लिखा होगा, नहीं मिलेगा, भले आप कुछ भी कर लो। तो कंपैरिजन आप मत करिए। कंपैरिजन से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ इनसिक्योरिटी होगी, दुख होगा। इट इज हुँ। बेटर कि आप सिर्फ अपने आप को इंप्रूव करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक ना एक दिन होगा जरूर, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। सर मेरा काफ़ी, मैं इसके लिए इसको लेके क्यूरियस भी हूँ। आपने बोला ना कि लक जब होगा तब होगा। तो हम्म। आप थोड़ा-सा अगर इसमें थोड़ा ब्रीफली बताना चाहें कि लक या हार्ड वर्क, आप किस पे बिलीव करते हैं? देखो ये तो हो ही नहीं क्या सकता मैटर कि करता है? सिर्फ लक हो या सिर्फ हार्ड वर्क हो। हुँ, अभी जैसे आज एक लड़के ने मेरे को बोला क्लास में कि सर वैभव सूर्यवंशी कितना लकी है, उसको 10th बोर्ड्स नहीं देना पड़ेगा, वो क्रिकेट खेलने जा रहा है। अब हुँ, ये लक कैसे हुआ? उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लक है क्योंकि उसको 10th बोर्ड्स नहीं देना है, पढ़ाई से बच गया। लेकिन हाँ, वो कितनी हार्डवर्क है कि वो वहां खड़ा है जहां पे आज तक इंडिया का कोई और इंसान खड़ा नहीं हुआ। उतनी कम एज में कोई क्रिकेट नहीं खेला एक सचिन तेंदुलकर के अलावा। राइट। तो ये तो हार्डवर्क है। अब लक क्या है?
अब आप देखो उस बंदे को, मैं जितना वैभव सूर्यवंशी को फॉलो किया हूँ, आई थिंक 3 या 4 बार वो 90s में आउट हुआ है। राइट आईपीएल में भी आउट हुआ है, और अभी एक इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए था, राइट फाइनल का मैच था, उसमें भी वो 90s में ही आउट हुआ। लेकिन मैंने कभी उस बंदे से ये नहीं सुना कि यार मेरा 100 क्यों नहीं बना, मेरी किस्मत खराब थी। अब 93 94 तक ले जाना उसका हार्डवर्क है, और सेंचुरी ना बनना लक है, आप कह सकते हो। लेकिन अगर मैं लक के पीछे बहुत फोकस करूंगा ना, वो तो मेरे हाथ में वैसे भी नहीं है, लक के पीछे फोकस करूंगा तो मेरा हार्डवर्क खराब हो जाएगा। मेरे हाथ में है हार्डवर्क, लक मेरी किस्मत है, वो मेरे हाथ में वैसे भी नहीं है। जो मैं लिखा के लाया हूं वो मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं इस पे फोकस कर सकता हूँ, और ये जब काम करेगा, दोनों मिल जाएगा, तो वो बेस्ट होगा। फिलहाल जो मेरे हाथ में है, मैं उसको काम करता रहूं, बस ये है। राइट सर, हमारे कोर्स में ना कंसिस्टेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसको हम्म। कंप्लीट करने का। तो जब मैं इस पॉडकास्ट के पहले बहुत लोगों से डिस्कशन कर रहा था, और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कई पॉडकास्ट में पूछा है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा। जैसे कंसिस्टेंसी को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, होता है कि उसको करोगे तो आप पास हो जाओगे, बट कई सारे लोग ना कंसिस्टेंट हो नहीं पाते। जैसे अगर आप एक चीज़ को, जैसे आप अपना एक रूटीन है, आप 10 घंटे की स्टडी, 8 घंटे की जो भी आपने प्लान किया है, अगर आप उसको रोज 10 दिन तक कंटिन्यू करते हो, तो मोर और लेस आपकी वो हैबिट में आ जाता है। फिर आपको आपका टेबल खुद बुलाता है कि आज नहीं हुआ तो आज करना पड़ेगा। पर कई सारे लोग ना सर, वो 10 दिन को क्रॉस नहीं कर पाते। क्रॉस हम्म। कर लेंगे तो फिर तो वो एक सही पाथ पे निकल जाएंगे, बट वो क्रॉस नहीं कर पाते। फिर जैसे 8 दिन किया या 4 दिन किया, उसको 10 दिन तक छोड़ दिया, फिर वो प्रिपरेशन जीरो पे आ जाती है, फिर से हम्म। रीस्टार्ट करते हैं। तो इस अगर वो 10 दिन को क्रॉस करने का अगर कोई आप हैक बताना चाहें, जिसको क्रॉस करके वो अपने सही पाथ पे आ सके, तो क्या होगा? सबसे पहली बात है ना कि हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं होते, हम्म क्योंकि कोई ना कोई और डिस्ट्रैक्शन होता है। अब पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, हम्म थोड़ी बोरिंग चीज तो है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि यार हो गया, और हम्म इधर रील दिख रहा है तो वो अट्रैक्ट कर रहा है हमको। रील में 10 मिनट कैसे चला जाता है हमको नहीं पता चलता है, पर पढ़ाई 10 मिनट करेंगे तो पूरा पता चलता है। राइट सर। तो सबसे पहली बात है ना, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं हो रहा है, ये आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस लानी पड़ेगी। हम्म 90% बच्चों का आज की डेट में मैं देखता हूँ फोन का रीजन है। इंस्टाग्राम है, या हो सकता है किसी से बात करना है, या कुछ है, बट फोन एक रीजन है। हम्म 10% क्या हो सकता है कि घर वाले शायद सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या हम्म कुछ और हो सकता है, बाबू सोना का प्रॉब्लम भी हो सकता है, जो भी हो। हम्म तो आप पहला स्टेप तो ये कि आप आइडेंटिफाई करें कि आप इनकंसिस्टेंट हैं क्यों। हम्म अब उसको सुधारना कैसे है, वो आपके हाथ में है क्या? अगर आपके हाथ में है, तो उसको सुधारिए। तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति लगातार कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता, कोई भी हो। हम्म डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा नहीं हो पाता। अब मान लीजिए कि आप 10 दिन में से 9 दिन आपने पढ़ लिया, 10वां दिन आपका बर्थडे है, क्या बर्थडे के दिन भी आप पढ़ाई करते रहोगे क्या उतना ही? नहीं नहीं हो सकता। लेट्स बी फ्रैंक एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, नहीं हो सकता कोई। नहीं हो सकता। मान लीजिए आपका बर्थडे नहीं है, आपकी मम्मी का बर्थडे है, तो आप हम्म मम्मी को ये बोलोगे क्या मम्मी रुको 10वां दिन हो जाने दो, अगले दिन आपको सेलिब्रेट करेंगे? नहीं नहीं हो नहीं सकता। होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10 आप पहले एक डायरी लीजिए, प्लान आउट करिए कि मेरे को कब कहाँ जाना है, कब हम्म कहाँ मेरे को दिन नहीं मिलेगा। उन 2-3 दिन को मेरे को दूसरे जगहों पे मैनेज करना है। अगर मान लीजिए कि मैं एक दिन में 5 घंटे पढ़ता हूँ और 3 दिन मेरे खराब होने वाले हैं, मेरे को हम्म शादी में जाना है, बर्थडे है, कुछ है, तो अब वो 15 घंटे मेरे को कभी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। हम्म तो लेट्स अगर 10 दिन का ब्लॉक है, तो ये 15 घंटे मेरे को कहीं और फिट करना है, कहीं और पढ़ना है, लेकिन 10 दिन 5 घंटे के हिसाब से 50 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। अब वो आप कैसे मैनेज करेंगे? तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऐप है फॉरेस्ट करके, उसको अच्छा। मैं अपने क्या बोलते हैं, फोन में हमेशा रखता हूँ। जब मैं पढ़ता था तो भी हम्म फॉरेस्ट ऐप था, अभी भी फॉरेस्ट है। और एक और नया ऐप अभी अभी आया है कुछ समय से मार्केट में, उसको बोलते हैं रीगेन। रीगेन ओके। इज वेरी गुड, मैंने अपने स्टूडेंट्स को रीगेन रिकमेंड किया है। और उसमें क्या होता है, कम्युनिटी बन जाती है। हम्म उसमें सीए की कम्युनिटी है, सीएस की कम्युनिटी है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाओ। उसमें क्या होता है कि कम्युनिटी में कौन कितना पढ़ रहा है ये दिख रहा होता है। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है ना, अब यहाँ करो, रिजल्ट में मत करो, पढ़ाई में करो। मेरा दोस्त 50 घंटे पढ़ लिया, अब टारगेट रखो तुमको 51 पढ़ना है। हम्म तुम्हारा दुश्मन 51 पढ़ लिया तो तुम तो 60 पढ़ो फिर। हम्म तो थोड़ा सा देख देख के ना कंपैरिजन होगा, आप अपने आप को खुद पुश करोगे क्योंकि आपको रिवॉर्ड दिख रहा है। राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, दोनों ऐप्स का, और आपके स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने खुद भी बोला कि एक डिस्ट्रैक्शन, आपने बोला कि रिलेशनशिप भी होता है। आपने हम्म। एक पॉइंट नोट आपने बोला इस पे, तो आपका क्या एडवाइस होता है आपके स्टूडेंट को कि रिलेशनशिप में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर अभी तक नहीं गए हैं तो क्या हाँ, अभी जाना चाहिए, या फिर अगर गए हैं तो क्या वो सही है कंटिन्यू करना? जो एज है ना जिस समय बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो हम्म वही एज है जिस समय प्यार भी करना है। क्योंकि वरना कब 28-30 में थोड़ी ना प्यार करोगे यार। तो राइट। प्यार तो उसी 17-16 17-18 में ही होता है। हम्म ठीक है, और वही मतलब वही वो टाइम है जब अट्रैक्शंस भी होंगे आपको, कोई इंसान अच्छा भी तभी लगेगा, और पढ़ना भी उसी समय। हम्म तो व्हाट आई वांट टू से इज, आई हैव बीन वेरी लकी इन थ्रू आउट माय लाइफ दैट आई हैव गॉट सम वेरी गुड फ्रेंड्स
और जब मेरी गर्लफ्रेंड भी बनी तो वो भी बहुत मेरे को पुश की उसने कि यू हैव टू डू बेटर, यू हैव टू स्टडी। शी मोटिवेटेड मी टू स्टडी, माई फ्रेंड्स मोटिवेटेड मी टू स्टडी। तो अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है जो बोलता है कि पढ़ाई मत करो मुझे टाइम दो, तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है। गॉट इट। वो आपको भी डुबाएगा और आपके रिजल्ट को भी डुबाएगा। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप ये कहता है या आपका फ्रेंडशिप ये कहता है कि नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे, पहले तुम पढ़ लो, पहले तुम पढ़ के आओ तभी हम बात करेंगे, आज तुमने पढ़ाई नहीं की, आज हम बात भी नहीं करेंगे। अगर इतना मेच्योर रिलेशनशिप है तो आपका रिलेशनशिप भी बड़ा अच्छा रहेगा, आपका ये जो करियर है वो भी बड़ा अच्छा रहेगा, दोनों बैलेंस रहेगा। और दोनों बैलेंस रहना भी जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अगर लेट्स से कि अगर आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो एक ना एक दिन रिलेशनशिप भी टूट जाता है, क्योंकि आप 100%। फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, आप डिमोटिवेटेड रहेंगे, वो आपके रिलेशनशिप को भी इफेक्ट करेगा। राइट। आप जिस दिन कुछ बन जाएंगे ना, उस दिन आपकी गर्लफ्रेंड भी अपने फैमिली वालों को बता पाएगी कि देखो भैया ये लड़का है, ये सीए है या सीएस है, इससे मेरी शादी करवा दो। अब तुम ना सीए बने ना सीएस बने या कुछ अगर तुमने नहीं किया लाइफ में, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी आगे जाके वाइफ तो नहीं बन पाएगी। तो अगर रिलेशनशिप को बचाना है तो करियर को बचाओ, और करियर को बचाना है तो रिलेशनशिप को बहुत अच्छा रखो। राइट। तो सर ये इसी को लेकर ना हमने डिस्कशन किया था एक पॉडकास्ट में गेस्ट के साथ, हमारा पहला ही पॉडकास्ट था वो। तो हाँ हाँ। उस पे काफ़ी एक अच्छा उन्होंने पॉइंट बोला था कि यार मैंने थोड़ा सा घुमा फिरा के डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने बोला कि यार फीमेल से अच्छा मोटिवेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता लड़कों के लिए। हम्म। तो इस पे आपका क्या टेक है? बोलते वो उन्होंने बोला कि यार अब तुम्हारे लेट्स बी ऑनेस्ट, उन्होंने बोला कि लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम्हारे फादर ने तुमको बोला कि ये करो मैं ये जला दूंगा, तो तुम्हें शायद उतना मोटिवेशन नहीं होगा रादर देन अगर उसने बोल दिया तो। इस पे आपका क्या टेक है? ये डिपेंड करता है ना कि आप कौन सी एज में हो। हम्म। अब होता यह है कि जब हम बहुत छोटे होते हैं, आप हम्म। ये नोटिस करो, जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमको फीमेल अट्रैक्शन नहीं होता है हम्म। हमारे, बल्कि हमको हमारी टीचर अगर बैठा देती है लड़की के साथ तो हमको लगता है अरे यार पनिशमेंट मिल गया, हम्म। जब हम क्लास 2 में 3 में 4 में होते हैं। और राइट वही सर। मम्मी अगर हमको लेने आती है तो हम पागल हो जाते हैं, अरे मम्मी आ गई, मम्मी के ऊपर चढ़ जाते हैं। हम्म। यही जब अपन 16 17 18 में जाते हैं तो हमको हम्म। मम्मी का फोन आता है तो लगता है अरे यार मम्मी फिर फोन कर दी। लेकिन हम्म। वही गर्लफ्रेंड का फोन आता है तो बाहर चले जाते हैं, अरे नहीं तुमसे बात करना है, अभी काम करना छोड़ रहा हूँ। तो दैट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन एज। कभी वो मदर थी किसी एज में, कभी वो गर्लफ्रेंड होगी। जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप अर्न करने लगेंगे ना, तो आपकी मान लो बेटी हो गई, तो आप अपनी बेटी को देखोगे और सोचोगे यार मेरे को इसके लिए अर्न करना है, आई हैव टू मेक हर लाइफ बेटर। हम्म। सो मेन के लिए, जैसा उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा, अलग अलग फीमेल्स आती हैं जो अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ में ना आपको मोटिवेट करती राइट। हैं। मेन मेन को मोटिवेट क्यों नहीं कर पाते नहीं पता, लेकिन ठीक है, फीमेल वाला जो है वो चलता है हमेशा। राइट। वैसे डिस्ट्रैक्शन को लेकर के मेरा एक और सवाल है आपको आपसे कि जैसे रील स्क्रॉल करना आपने एक पॉइंट बोला, ये इंस्टाग्राम तो काफ़ी बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से परसेंटेज कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है सीए का, और बाकी सब चीज़ों का भी, मैं सीए की बात नहीं करता। तो इसको कट ऑफ करने का क्या, एक जैसे आपने एक ऐप बताया जिससे कई हद तक हम लोग कंसिस्टेंट रह सकते हैं, और भी कुछ ऐसे हैक्स जो आप शेयर करना चाहो जिससे मतलब एफिशिएंसी बढ़ पाए और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाए हम लोग अपने पढ़ाई से? इंस्टाग्राम में तो खुद ही टाइमर होता है जहाँ पे आप एक हम्म। टाइमर लगा सकते हो, इंस्टाग्राम में खुद ही इनबिल्ट है वो हम्म। तो मेरा जैसे 2 घंटे का लगा हुआ है, तो 2 घंटे के बाद वो इंस्टाग्राम अपने आप बंद हो जाता है। तो दैट इज फर्स्ट थिंग। हम्म। सेकेंड थिंग इज कि आप ये समझो कि आप इंस्टाग्राम में सिर्फ रील स्क्रॉल करने जा रहे हो क्या? अगर आप सिर्फ रील स्क्रॉल करते हो तो आप बोर होके निकल जाते हो क्या रहा है कि आप किसी को रील भेज रहे हो, फिर वो आपको रील भेज रहा है, फिर आप रिएक्शन। रील का रील भेज रहे हो, फिर रील का रिप्लाई हो रहा है। हम्म। द थिंग इज कि कोई व्यक्ति है, इसलिए हम इंस्टाग्राम में है, हम फेसबुक में क्यों नहीं है? राइट। क्योंकि फेसबुक में मम्मी पापा बैठे हैं ना। वहां एग्जैक्टली। जाके क्या करेंगे, वहां दोस्त नहीं है हमारा, हाँ हमारा दोस्त नहीं। दोस्त इंस्टाग्राम में है। हम्म। तो द थिंग इज हमने इंस्टाग्राम को ब्लेम कर दिया है, पर हम्म। ब्लेम जाना कहाँ चाहिए? हमारे फ्रेंडशिप पे। सर्कल पे। अब अगर हमारा फ्रेंड दिन में 10 रील भेजेगा, तो हमको 10 रील में से 10 ना सही 4 तो देखेंगे। हम्म। तो अपना फ्रेंडशिप हमेशा ऐसा लोगों से रखिए, लिमिटेड रखिए, जो आपको सिर्फ एंटरटेन ना करे, मोटिवेट भी करे, पुश भी करे, जो मैं पहले भी बोला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपनी लाइफ में बहुत लोगों को मत लाइए। बहुत 10 ठोक लोगों को लेकर आएंगे तो 10 लोगों को रिप्लाई भी देना पड़ेगा। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ाई करते समय फोकस बहुत जरूरी है। हम्म। आप देखिए 3 इडियट्स मूवी में 2 ही दोस्त हैं। हम्म। आप देखिए दिल चाहता है में 2 ही दोस्त हैं। आप हम्म। कोई भी मूवी उठा के देखिए बॉलीवुड की जो अच्छी मूवी है, उसमें 2 ही दोस्त मिलेंगे, आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि 3 से ज्यादा दोस्ती ना चल ही नहीं सकती, प्रैक्टिकली नहीं है। तो हम्म। आपको अगर इंस्टाग्राम को लिमिट करना है ना, तो दोस्ती को लिमिट करिए। आप दोस्ती लिमिट करेंगे, रील्स लिमिट करेंगे, धीरे धीरे वो अपने आप कंट्रोल होते जाएगा। राइट। आप एकदम 100 से 0 पे नहीं आ पाएंगे, 100 से 90 80 70 करते करते कंट्रोल कीजिए। फिर जब आप कुछ बन जाएंगे, फिर तो भीड़ अपने आप आएगी, आपको जाना नहीं पड़ेगा। राइट। सिर्फ फेल होने के बाद ना हम लोग काफ़ी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बहुत करते हैं। हम्म। सपोज अगर रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो हम लोग रिसर्च करते हैं कि ये टीचर अच्छा नहीं था, ये इस पे शिफ्ट करते हैं।
टेस्ट सीरीज, जैसा मैंने आपको एक पॉइंट बताया टेस्ट सीरीज को लेकर के, वन शॉट को लेकर के काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगता है। आपके कई सारे स्टूडेंट्स ना, मैं अभी कुछ दिन पहले मैं Q&A सेशन देख रहा था आपके इंस्टाग्राम स्टोरी का, मेरी टीम ने शेयर किया, तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे थे कि आप, और एक आपकी प्रोफाइल का एक टैगलाइन भी है कि आप चीज़ों को ईज़ी कर देते हो। तो आपके जो स्टूडेंट्स पास आउट हैं, जैसे आपने बोला कि आपने ऑल इंडिया रैंकर के साथ काम भी किया है और आपने प्रोड्यूस भी किए हैं, तो आपको कैसी कॉमन चीज़ें लगती हैं जो हर एक स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए, बट वो कॉम्प्लिकेट बहुत कर रहा है और कर नहीं पा रहा अपनी लाइफ में? कॉम्प्लिकेट ना सबसे ज़्यादा क्या करते हैं हम, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, तो लेट्स से कि स्टडी मटेरियल में 20 क्वेश्चन है, मैंने क्लास में 20 क्वेश्चन और करा दिए, तो कुल मिला के हो गए 40 क्वेश्चन। अब ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने उस 40 क्वेश्चन को भी नहीं किया होगा, लेकिन वो कहते हैं सर 60 क्वेश्चन और मिल जाए तो 100 हो जाए तो मजा आ जाए। अरे मैं दे दूंगा 60 क्वेश्चन और, लेकिन तुम क्या करोगे 60 क्वेश्चन का? एग्जाम में वही 40 क्वेश्चन आने वाला है। नहीं, लेकिन बंच होता है ना तो मजा आता है, फिर 100 होता है ना, बहुत सारा होता है तो अच्छा लगता है। बहुत सारे का जरूरत नहीं है। ब्रूसली ने बहुत अच्छी एक कहावत कही थी, कहावत नहीं, बहुत अच्छा उनका एक सेइंग है कि आई डोंट फियर अ मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 100 किक्स, आई फियर अ मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 100 टाइम्स। 100 टाइप के किक की जरूरत नहीं है, 100 टाइप के क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं है। आप फोकस करिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन सा टीचर, आप पास्ट ईयर्स में जिस टाइप का क्वेश्चन आया है उसके पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, उनको करने की कोशिश कीजिए। बहुत डाइवर्सिफाई मत करिए। राइट। मैं एक गलती किया था अपने सीएस फाइनल में, उस समय पे 2-3 टीचर्स के बुक आते थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। अभी तो सीएस फाइनल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हट गया है, मेरे टाइम पे था। तो मैंने वो 2-3 बुक्स ले लिया था। अब ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मुझे जब ये हुआ क्या बोलते हैं, मेरा पहला अटेम्प्ट लगा तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, उसे हुआ ये कि मैंने क्वेश्चंस तो बहुत सारे कर लिए, मेरे को एग्जाम में दिख भी रहा है कि अरे ये वाला क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है, लेकिन मेरे को ये बन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको मल्टीपल टाइम्स नहीं किया है। सो आई विल ऑलवेज से, आप एक बुक उठाइए, उसको 3 बार पढ़िए। राइट। 3 बुक को एक एक बार मत पढ़िए, आप एक बुक को 3 बार पढ़िए। एक क्वेश्चन को रिपीट पे सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार मार्क करिए कि ये स्टार मार्क है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनेगा, उसको सर्कल कर दीजिए कि इसको ना मेरे को 3-4 बार बनाना पड़ेगा तभी एग्जाम में बनेगा। वो आपको रियलाइजेशन होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैं अगेन बोलूंगा जो पहले भी बोला था, मल्टीपल टीचर्स पे मत जाइए। हाँ, एक बार अटेम्प्ट में ना ये आपको समझ में आ जाता है कि टीचर मेरे लायक ठीक नहीं था, इसने या तो कम पढ़ाया, या तो इसने क्लास में सिर्फ मस्ती मजाक किया। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन लोग 1 घंटे की क्लास में 20 मिनट तो नाच ही रहे हैं या कुछ मस्ती कर रहे हैं। तो वो आपको पहली बार में नहीं समझ में आता है, वो पहली बार में बड़ा मजा आता है। अगली बार में आपको समझ में आ गया ना, अब चेंज कर लीजिए, पर जिसको भी आप ले रहे हैं फिर आप उसको चेंज मत करिए। एक टाइम तक उस टीचर के साथ रहिए, तभी रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। बाकी तो सब ठीक करते हैं स्टूडेंट्स, आजकल स्मार्ट हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप लोग हैं जो लोग कंटेंट डालते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, तो अब लगभग चीजें ठीक हो गई हैं। राइट। सर, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और आपके सवाल से मेरा एक सवाल है कि जैसे कोई फाउंडेशन में आता है या इंटरमीडिएट शुरू करने वाला होता है, तो सपोज अगर फाउंडेशन पहले अटेम्प्ट में पास कर गया तो ये गलती वो भी करता है, और 3-4 अटेम्प्ट ले लिया तब वो शायद वो गलती अवॉइड करता है। हम लोग टीचर्स ना प्रोफाइल देख करके, स्टार देख करके, रील्स में वो रील जो कट रहा है, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली काम कर चुका हूँ सबके साथ में, तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या होता है। बट जो स्टूडेंट होता है ना, वो बस वो रील और एडिटिंग को देख करके जाते हैं कि अच्छा ये अच्छे होंगे, और वो उसमें जाते हैं, और कई बार उनके लिए बेनिफिशियल होता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, कई बार बेनिफिशियल नहीं भी होता है, और वो रिग्रेट करते हैं। तो टीचर्स को सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपके हिसाब से? बहुत सिंपल क्राइटेरिया है कि जब आप उस लेक्चर को देख रहे हैं हम्म। और उस लेक्चर, मतलब लेट्स से कि आपने अमलगमेशन देखा, एक टॉपिक का नाम ले लेते हैं, जी। अमलगमेशन का वो पूरा लेक्चर देखने के बाद या वन शॉट देखने के बाद आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, आप हम्म। ये देखिए कि आप सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। ये बहुत सिंसेरिटी मांगेगा ये आपसे, हम्म। लेकिन ये करिए एक बार। मेरे को याद है मैं जब क्या बोलते हैं, मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था पहले ऑफलाइन, वहां पे टीचर जो थे अकाउंट्स के बहुत अच्छे नहीं थे, राइट। मेरे को ऑनलाइन लेना पड़ा। अब जब मैंने ऑनलाइन लिया तो मेरा बस यही एक क्राइटेरिया था कि मेरे को अमलगमेशन नहीं समझ में आता है, अगर कोई टीचर मेरे को अमलगमेशन समझा दे और मेरे से क्वेश्चन बन जाए तो मैं उसको ले लूंगा। और 3 टीचर थे, उसमें से जो सबसे टॉप का टीचर था, उसने उससे जब मैंने वो रिवीजन वीडियो पढ़ा मैंने यूट्यूब पे, तो मेरे को नहीं आया समझ। जो थर्ड नंबर पे था, मतलब जो उतना फेमस नहीं था, मैंने जब उससे पढ़ा तो मेरे को पूरा समझ में आ गया। अभी वो टीचर बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी नाम तो नहीं ले सकता, बट ही हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू माय अचीवमेंट एंड सक्सेस। बट ऐसे ही आपको चाहिए टीचर। कितना कोई फ्लैशी है, कितना कोई अच्छा दिख रहा है, किसके कितने फॉलोअर्स हैं, किसकी आंखों से वो लेजर निकल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। राइट। आपको मतलब ये है कि वो पढ़ा रहा है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन बन रहा है क्या, आपको चीजें याद हुई क्या, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। बस और कुछ नहीं बोलूंगा। आई थिंक जितने भी सवाल थे आपके आपके स्टूडेंट्स के और
जितने भी स्टूडेंट इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हमने सारे क्वेश्चंस को समराइज करके आपके थ्रू सब कुछ आंसर कर दिया। आई होप जो भी इसको देख रहा है आपको आपकी प्रिपरेशन को लेकर क्लियर पिक्चर मिलेगी। सर की इंस्टाग्राम आईडी आपके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन के ऊपर भी आ रही होगी, आप जरूर सर को फॉलो करें। एंड ऐसे ही कंटेंट्स के लिए बीएसएल को फॉलो करें और सर को फॉलो करें। काफ़ी इंसाइटफुल बातें सर भी शेयर करते रहते हैं, मैंने नोटिस किया इंस्टाग्राम पे। तो सही टीचर से पढ़ें और ज़रा कॉम्प्लिकेट ना करें चीज़ों, जैसे सर ने बोला काफ़ी अच्छे लोग की कॉन्वर्सेशन हमने करी है और ज़रा कॉम्प्लिकेट नहीं किया हमने, काफ़ी अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट है, कुछ भी प्लान आउट नहीं किया आपने। आई होप आपको पसंद आया होगा, आई होप आपको कुछ इससे नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।